हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस अकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज आपके सामने मैं लेके आया हूं सीडीपी की क्लास को। देखिए, आज की हमारी ये सीडीपी की क्लास होने वाली है, जो कि क्लास 14 होगी। इससे पहले 13 क्लास हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसको जाके चैनल से या फिर डिस्क्रिप्शन से उसको देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान की, जिसमें एक टॉपिक पूछा जाता है जेरोम ब्रूनर। यहां से आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है हर बार। ये आप यूपी टेट, एमपी टेट या फिर रीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ये लाभदायक क्लास होने वाली है। इसलिए दोस्तों बने रहिए और देखते रहिए जेरोम ब्रूनर को। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें जेरोम ब्रूनर के बारे में कुछ चीजें हैं जो हम पहले जानेंगे, फिर इनके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो बात करेंगे जब भी जेरोम ब्रूनर की, तो इनका जो सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे का भी कहलाता है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का भी कहलाता है। इनके सिद्धांत में 3 अवस्थाएं हैं। जो जेरोम ब्रूनर है, इनके जो सिद्धांत हैं इन्होंने 3 चरण में बताए हैं, यानी इनके जो सिद्धांत है उसके 3 चरण हैं। सबसे मेन चीज आपका ये है, आप यहां पे कंफ्यूजन में लगा आते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर सबसे पहले आपका पियाजे है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी कि पियाजे को लगाना है, और पियाजे अगर नहीं है तो वहां पे आपको जेरोम ब्रूनर लगाना है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें जानते हैं। देखिए, यहां से स्टार बना के नोट करिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है क्योंकि ये चीज शायद ही आप जानते होंगे कि ब्रूनर पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जेडपीडी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया। जो जेडपीडी अभी हम पिछली क्लास में पढ़े थे जब वाइगोत्स्की को, तो उसमें जेडपीडी हमने पढ़ा था। तो ये जो जेडपीडी होता है, इसका सबसे पहला प्रयोग कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया? तो इसका सबसे पहला प्रयोग जब भी बात करेंगे तो ब्रूनर ने किया। इसकी व्याख्या के लिए वाइगोत्स्की प्रसिद्ध है, इस चीज को आप जानते हैं। जेडपीडी को जब मैं पढ़ाया था तो वाइगोत्स्की में पढ़ाया था ये चीज, तो वाइगोत्स्की ने तो इसके बारे में व्याख्या इसका दिया हुआ है जेडपीडी का। लेकिन अगर जेडपीडी शब्द को सबसे पहला किसने दिया है इसकी बात करेंगे तो वहां पे आपका ब्रूनर हो जाएगा। इतनी चीजें उम्मीद करता हूं क्लियर हुई होगी और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये क्या है, इसके बारे में हमारा मेन फोकस है। यहां से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रूनर के सिद्धांत में 3 चरण है, ये चीज मैंने बताया, जिसको अवस्थाएं भी बोलते हैं, यानी 3 चरण या 3 अवस्थाएं होती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली अवस्था का नाम है संक्रियात्मक अवस्था। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था का नाम है संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम है दर्पण प्रतिबिंब की अवस्था। तीसरी अवस्था का नाम है सांकेतिक अवस्था। ये इनके 3 संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के चरण हैं, जो इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 चरण के बारे में बात किया है, संक्रियात्मक, दर्पण प्रतिबिंब और सांकेतिक अवस्था के बारे में। अब चलिए एक एक के बारे में डिटेलिंग करते हैं और डिटेल से एक एक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इसमें संक्रियात्मक अवस्था। जो यहां से आपका क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, तो यह होता है जन्म से लेके 18 महीने तक। जन्म से लेके 18 महीने तक के संक्रियात्मक अवस्था में इतने बच्चे आते हैं इस साल के बीच में। अब इसमें होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो संक्रियात्मक अवस्था की जब भी बात करेंगे तो इसमें चिंतन परिपक्व ना होने के कारण, यानी जो बच्चे का जो चिंतन होता है वो परिपक्व नहीं होता है। अब 18 महीने के बच्चे का कौन सा चिंतन परिपक्व रहेगा भाई? तो इसी के हिसाब से दिया है, चिंतन परिपक्व ना होने के कारण बच्चा खुद को भाषा के अभाव में, जब 18 साल का रहेगा तो उसका ना चिंतन परिपक्व रहेगा और ना ही उसको भाषा आएगी। तो चिंतन परिपक्व ना होने के कारण और भाषा के अभाव में क्रियाओं या मूल, ये सबसे मेन चीज, क्रियाओं या मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के द्वारा ये प्रकट करता है अपनी बातों को। जैसे क्रिया मतलब कुछ भी करके, या फिर मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी जो बचपन में जो चीज करते हैं, जैसे हंसना, रोना, पैर पटकना, ये सारी चीजें क्या है, हमारी मूल प्रवृत्त्यात्मक है। तो जैसे इसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल क्या है कि अपनी भाषा को कैसे प्रकट करता है, तो ये रोकर इसको बताता है, अगर उसको भूख लगती है तो रोता है, या फिर हंस के वो खुश होता है तो हंस के बताता है, और या फिर कुछ उसको चाहिए तो पैर पटक के बताता है। ये छोटे बच्चे 18 महीने तक ऐसे करते हैं। तो ये चीज इसने संक्रियात्मक अवस्था में जेरोम ब्रूनर ने इस अवस्था को रखा है कि जब बच्चे जन्म से लेकर 18 वर्ष तक होते हैं तो उस अवस्था को संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इसके साथ साथ इनमें चिंतन नहीं परिपक्व होता है और भाषा का भी अभाव होता है, यानी भाषा नहीं जानते हैं। इसलिए ये जो भी चीज अपनी भाषा का उदय करते हैं या फिर
कुछ भी इनको चाहिए होता है तो ये क्रियाओं द्वारा या फिर मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के द्वारा उसको मांगते हैं, जैसे रोकर, हंसकर या पैर पटककर। ठीक, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और इसमें अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी अवस्था की। इनकी जो दूसरी अवस्था है उसका नाम है दर्पण प्रतिबिंब या फिर प्रतिबिंबात्मक अवस्था। यहां से इसका दो नाम है, एक है दर्पण प्रतिबिंब या फिर इसको प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ये दो नाम से इसको हम जानते हैं, इनके दूसरे स्टेज को। किसके? जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक अवस्था में, जो इन्होंने दूसरा स्टेज दिया है। इसकी अवधि क्या है? तो ये 18 महीने से 6 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं। 18 महीने से 6 वर्ष के बच्चे दर्पण प्रतिबिंब अवस्था में आते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है, आप प्लीज नोट करते रहिएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा आप नोट्स बना के, तभी आपका फायदा होने वाला है। वरना मैं इधर पढ़ाऊंगा, उधर 2 दिन के बाद आप इसको भूल जाएंगे। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब अवस्था की। इस अवस्था में बच्चा उन वस्तुओं के बारे में सोच सकता है या अनुक्रिया कर सकता है जो उनकी आंखों के सामने हो। यानी ये बच्चा उन्हीं चीजों के बारे में सिर्फ सोच सकता है, 18 महीने से 6 वर्ष का बच्चा, जो उसके सामने हो। यानी कोई वस्तु अगर उसके सामने है, उसकी आंखों के सामने, तभी उसके बारे में वो सोच सकता है और अनुक्रिया कर सकता है। यानी उसको देख के वो कोई क्रिया भी कर सकता है, कोई काम भी कर सकता है, हाथ पैर चला सकता है। जैसा कि इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दूध की बोतल देखकर जीभ चलाना। अगर ये दूध का बोतल है, ठीक, अब इसको अगर कोई बच्चा है, ये अगर इसको ये देखेगा तो इसके ऑटोमेटिक इसके जीभ चलने लगेंगे। ठीक, ये कब होता है? तो ये 18 महीने से 6 वर्ष के बीच में होता है और इस अवस्था को हम दर्पण प्रतिबिंब या फिर प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक, ये हमारा जो स्टेज है, ये हमारा संज्ञानात्मक विकास का ब्रूनर ने दूसरा स्टेज बताया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और तीसरे स्टेज की जब बात करेंगे हम, तो इसमें सांकेतिक अवस्था होता है। इस अवस्था को सांकेतिक अवस्था के नाम से जानते हैं। यह अवस्था कितने साल का होता है? तो यह 7 वर्ष के आगे ये क्रिया होती है, जो सांकेतिक अवस्था में इन्होंने जेरोम ब्रूनर ने रखा है। अब बात करेंगे कि सांकेतिक अवस्था वाकई में होता क्या है, इसमें क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। इस अवस्था में बच्चा समझ जाता है कि कुछ वस्तुएं वास्तविक रूप से प्रकट नहीं की जा सकती है। सबसे मेन चीज सांकेतिक अवस्था का यही है कि इस अवस्था में बच्चा समझ जाता है कि जो कुछ वस्तुएं तो हमारे सामने लाके प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसको वास्तविक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता है। उसके लिए उसके संकेत या संकेतों की सुविधा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके लिए हम कोई संकेत प्रयोग करते हैं, कोई नमूना प्रयोग करते हैं, जिससे हम उसके बारे में जान सकते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, देखिए कैसे। जैसे कि 7 वर्ष का बच्चा होता है, उसके जहन में ये सब चीजें आती हैं, जो चीजें मैंने अभी बताई। इसका एग्जाम्पल एक है कि भूगोल की कक्षा में पृथ्वी की जगह ग्लोब का प्रयोग करना। अब देखिए, कोई भूगोल की यहाँ पे कक्षा चल रही है, ठीक, यहाँ पे अब जो मास्टर जी हैं वो हमें किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं। अब सारी की सारी पृथ्वी तो हमारे एक क्लास में लाई नहीं जा सकती है, इसके लिए इसके जगह पे उन्होंने एक ग्लोब का प्रयोग किया। अब ये बच्चा जानने लगता है, समझ जाता है, उसकी समझ हो जाती है कि मास्टर जी पूरी दुनिया को तो एक क्लास में ला नहीं सकते हमारे सामने। इसकी वजह से उन्होंने क्या लेके आया? उन्होंने ग्लोब लेके आया, जिसमें सारा का सारा मानचित्र बना हुआ है और उसके हिसाब से हम दुनिया के बारे में जान सकते हैं। तो ये चीज बात हुई सांकेतिक अवस्था में, जो कि 7 वर्ष के आगे होता है। इसमें बच्चा यही जानता है कि वास्तविक रूप से कोई भी चीज प्रकट नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसको नहीं प्रकट किया जा सकता है, उसके लिए हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल आपको बहुत ही बेस्ट यहां पे बताया है कि भूगोल की कक्षा में पृथ्वी की जगह ग्लोब का प्रयोग करना। यानी पृथ्वी तो हम एक क्लास में ला नहीं सकते, लेकिन इसके जगह पे हम ग्लोब का प्रयोग करके पृथ्वी के बारे में हम अच्छा खासा जानकारी दे सकते हैं। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ अन्य विचार भी हैं। देखिए, इनके सिद्धांत तो खत्म हो गए, जो ब्रूनर के सिद्धांत थे वो खत्म हो गए। आपके 3 अवस्था थी, तीनों अवस्था हमने पढ़ लिया, तीनों अवस्था के बारे में जान लिया। बस आप इसका नोट्स बनाइए और मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन करिए। इसके साथ अब इनके कुछ अन्य विचार भी हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें। उससे पहले आपको ये चीज स्टार बना के नोट करिएगा कि ब्रूनर अधिगम को एक बौद्धिक क्रिया मानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रूनर जो है वो अधिगम को क्या मानते हैं। ऑप्शन में दे देगा बहुत सारे ऑप्शन, तो उसमें एक रहेगा बौद्धिक क्रिया। अब बौद्धिक क्रिया आपको अगर पता होगा, आप इसको नोट्स बनाए होंगे और इसको रटे होंगे, याद करेंगे अच्छे से, तभी तो आप पता चल पाएगा ना आपको, तभी तो आप सही आंसर लगा पाएंगे कि वहां पे बौद्धिक क्रिया होगा। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ब्रूनर
अधिगम को क्या मानते हैं, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा बौद्धिक क्रिया। आप इसको पढ़े रहेंगे तभी आप लगा पाएंगे। ठीक, ब्रूनर अधिगम को एक बौद्धिक क्रिया मानते हैं, ना कि रटंत ज्ञान। ये रटंत ज्ञान को नहीं फोकस करते हैं। जो हमारा रटंत ज्ञान है इसको ये ब्रूनर साहब ये नहीं फोकस करते हैं। ठीक, ये कहते हैं कि कोई भी क्रिया वो करके सीखी जानी चाहिए। ये भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ऐसे ही नहीं कहा, यानी पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, जेरोम ब्रूनर हो गए, और ये तमाम प्रकार के जितने भी आपके हैं मनोवैज्ञानिक, ये कि सारे के सारे रटंत ज्ञान पे नहीं ध्यान देते हैं, ये करके सीखने पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक, चलिए इनके बारे में, ब्रूनर के बारे में एक और चीज हम जानते हैं। ब्रूनर के अनुसार पाठ्यक्रम को असली जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। जो हमारा ब्रूनर है ये कहते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो चीज हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ये जो पाठ्यक्रम है ना, इसको हमें असली जीवन से जोड़ना चाहिए। यानी जो जिंदगी हम जीते हैं उससे हमें इस पाठ्यक्रम को जोड़ना चाहिए, बाहरी व्यवहार से हमें जोड़ना चाहिए, ये ब्रूनर ने बोला है। चलिए दोस्तों कुछ और चीजें हैं इनके बारे में सीखते हैं। ब्रूनर का मानना था कि अधिगम करके सीखने एवं सक्रिय रूप से प्रयोग करके सीख या क्रिया करके सीखने पर आधारित होना चाहिए, ना कि रटंत ज्ञान पे। अभी मैंने बताया कि इन्होंने रटंत ज्ञान को नहीं फोकस किया है, इन्होंने रटंत ज्ञान को नहीं फोकस किया है। ये बोले हैं कि जो अधिगम होता है वो करके सीखने एवं सक्रिय रूप से प्रयोग या क्रिया करके सीखने पर आधारित होना चाहिए। इन्होंने अपनी बात रखी है कि जो भी चीज अगर हम करें तो हम खुद के हाथों से करें, उसको खुद महसूस करके करें, सक्रिय रूप से प्रयोग करके करें। इस तमाम प्रकार की अगर करके हम अधिगम को सीखते हैं तो ज्यादा टाइम तक हमारे जहन में रहेगा, और इसी पे ये आधारित होना चाहिए बालक का विकास या फिर बालक का अधिगम। तो दोस्तों आज ये हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दूंगा कि हमारे इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है किसका, बीएड 2020 का। ठीक, बीएड 2022 का हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है। इसकी बीएड की आपकी हिंदी की बहुत सारी क्लास हो चुकी है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं, बीएड वाले भी, या फिर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी वहां से देख सकते हैं। दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए आप उसको जाके आराम से देख सकते हैं। इसी के साथ मैं बताऊं कि हमारे इस चैनल पे ईवीएस की, सीडीपी की, हिंदी की और जीके की क्लास चल रही है। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट भी शुरू होने वाला है। तो आपको जो भी चीज इसमें से पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकायदा, वहां से जाके आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यूपी टेट का अगर आप कोर्स लेने जाएंगे तो 5,000 रुपए से कम नहीं मिलने वाला है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 5,000 रुपए का 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। इसलिए दोस्तों आपको फ्री में मिल रहा है और इसको आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़िए। यहां से आप नोट्स जरूर बनाइएगा, पूरे के पूरे नोट्स आपको बनाए गए हैं। आपको जितनी भी चीजें स्क्रीन पे देख रहे हैं उस चीज को लिखिए, और जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उस चीज को भी लिख के आप याद करिए। आपका एक ऑथेंटिक नोट्स तैयार होगा, आपको 1 रुपया नहीं खर्च करने की जरूरत है, और आपका 135 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। 150 में से 135 नंबर तो आपका कहीं नहीं जाने वाला है अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो ठीक। इसके साथ दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, और लाइक करिए अगर आपको पसंद आया है कि हाँ वाकई में हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं। बाकी दोस्तों को शेयर करिए कि वो भी फ्री में पढ़ सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं आपसे, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप आराम से पढ़ाई करिए, अपनी तैयारी करिए। यानिस एकेडमी को जरूर सपोर्ट करिएगा। जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।